स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। इस शो में हम आपके लिए देश की हर वो खबर लेकर आते हैं जिसका चुनाव से वास्ता है। वो तमाम खबरें आपके सामने होंगी जिसका असर चुनावों पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। और आज इस शो में हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, जल्दी से मैं आपके सामने वो खबरें भी रख देती हूँ। छोड़ा मुरादाबाद, इसीलिए गठबंधन आबाद। समस्या थी टिकट, इसीलिए चाचा को टिकट। समस्या विकट थी, जय श्री राम, बना गठबंधन का काम। कास्ट कोड, माई से बाप का मोड किस तरह से आया, ये खबर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और इसके अलावा आगे और खबरें जो विस्तार से आपस बुलेटिन में देखेंगे। देखिए, मुर्दाबाद जिंदाबाद के पाठक पर आखिर क्या है ये नया विवाद, और मुंबई का मिशन 6 नड्डा ने कैसे किया इसे फिक्स। तमाम खबरें आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों की, क्योंकि किसानों का आंदोलन थमने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली कूच करने वाले किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, जहां पंजाब की सीमा हरियाणा से लगती है, वहां रुक रुक कर सुबह से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर दोनों ही बॉर्डर पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसान का ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। पहली तस्वीर हरियाणा पंजाब सीमा के शंभू बॉर्डर की, तो दूसरी तस्वीर पंजाब हरियाणा सीमा के खनौरी बॉर्डर की। दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की दोनों सीमा पर पुलिस आज फिर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर रही है। सबसे पहले देखिए खनौरी बॉर्डर की तस्वीर, जो कि हरियाणा के जींद को पंजाब से जोड़ता है। यहाँ भी किसान 9 दिन से डटे हुए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल बता रहे हैं कि आज दिन में यहाँ किस तरह से पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। इस वक्त हम खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और हालात जो है वो हर गुजरते मिनट के साथ बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो खेतों में भी इंटर कर चुकी हैं और आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर एंटी रॉयट गियर के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर खेत के बीचों बीच जो है वो आपको तस्वीरें दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए। खनौरी बॉर्डर पर एक तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को तितर-बितर कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों ने पराली जलाकर पुलिस वालों को परेशान करने की रणनीति बनाई कि जहां पर पराली जो है वो किसानों की ओर से जलाई गई है और उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही जो है वो सुरक्षा कर्मी है। और जो है वो जिस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए हैं सुरक्षा कर्मियों की ओर से, अब इसके जवाब में जो है वो किसानों ने देसी जुगाड़ का किया है और जो है वो पराली से जो है वो परेशान करना चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये तो रहा खनौरी बॉर्डर का। अब जरा शंभू बॉर्डर चलिए। हरियाणा के अंबाला को पंजाब से जोड़ने वाले इस बॉर्डर पर स्थिति ज्यादा खराब है। पुलिस वाले रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए किसानों ने क्या इंतजाम किए हैं, ये बता रहे हैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सचिन। हरियाणा की तरफ से तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, हरियाणा पुलिस है, तमाम बंदोबस्त है, पर किसान भी अपनी तैयारी करके आए हैं। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किसान जो है पुलिस जो आंसू गैस इस्तेमाल करेगी उससे निपटने की क्या तैयारियां हैं। सर ये क्या है, ये मास्क जो है किस पर्पज से लाए हैं यहाँ पे? वो अथरू गैस का जो है ना बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं, वो हमारे ऊपर फेंके जाते हैं, उसके बचाव के लिए हम लेके आए हैं। ये मास्क जो है स्पेशल लाए गए हैं, किसान लीडर्स के पास हैं, कैडर के पास हैं, ताकि जो टीयर गैस जो है उससे जो है किसान जो है अपने आप को बचा सके। पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की पुलिस किसानों को रोकने में जुटी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी है। टिकैत जी, आप तो पूरे ट्रैक्टर लेके पूरी कलेक्ट्रेट कब्जा ली? हाँ, कब्जा ली, कलेक्ट्रेट कब्जा ही हमने पेड़ भी तो लगा रखे कलेक्ट्रेट में, अपने पेड़ के नीचे आए हम। सरकार यहीं तो रहे ना, जिले की सरकार जिले में रहे, लखनऊ की सरकार लखनऊ की, दिल्ली की दिल्ली में, माध्यम एक ही है। ट्रैक्टर ट्रॉली सैकड़ों की संख्या में किसान भट्टी भी चढ़ रही है। क्या संदेश दे दिया आज? और संदेश दे दिया तो सरकार सुधर जा,
नहीं तो ये जो मेरठ लोग को आ सके ये दिल्ली में जा सके। जबकि सरकार कह रही है कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, लिहाजा संयम बनाकर रखें। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। फिलहाल तो कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा। कहीं किसानों का ये आंदोलन चुनावी माहौल में सरकार के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की ये पहली डील सील हुई है, जिसमें 2 बड़े दलों में गठबंधन फाइनल किया गया। समझौते के तहत 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। गठबंधन होगा, जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने दोपहर को ही साफ कर दिया कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन होगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और रायबरेली? अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। दबाव, मान मनौवल, बयानबाजी, कभी हाँ कभी ना के बीच फाइनली गठबंधन हो चुका है। पहले समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों का ऑफर दिया तो कांग्रेस ने उसे खारिज करते हुए 20 सीटों की डिमांड की। कई बार तो ऐसे लगा कि जैसे गठबंधन होगा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने एक एक करके 3 बार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन दोनों दलों के रणनीतिकारों ने मिलकर रास्ता निकाला और फिर 17 सीटों पर बात बन गई। गठबंधन में बात करने की चर्चा के बीच राहुल गांधी की यात्रा अब रुक गई है। 2 दिनों का विश्राम है। इसके बाद 24 तारीख को मुरादाबाद से यात्रा आगे बढ़ेगी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि मुरादाबाद की सीट को लेकर ही गठबंधन में सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ था। इस सीट से अभी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद हैं, जबकि कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में चाह रही थी। आज सुबह अखिलेश यादव की प्रियंका गांधी से फोन पर बात हुई और फिर कांग्रेस ने मुरादाबाद पर दावा छोड़ दिया। इसके बाद ही आज दोपहर को जब अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे तो पत्रकारों ने इस सीट को लेकर सवाल भी पूछ लिया। मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर थोड़ा बताइए ना। हम मुरादाबाद में सब, जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। माना जा रहा है कि गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से घोषित कुछ सीटों पर उम्मीदवार वापस लेगी। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव चाहते थे कि गठबंधन का ऐलान राहुल, प्रियंका और खुद उनकी मौजूदगी में हो, लेकिन अखिलेश से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और साथ ही अब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन हो रहा है और माहौल भी खराब हो रहा है। बाकायदा अखिलेश से बातचीत में साझा रैलियों की भी चर्चा हुई और सूत्र बता रहे हैं कि जल्द राहुल, प्रियंका और अखिलेश की साझा रैलियों का रोड मैप बनाया जाएगा। उधर बीजेपी कह रही कि इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन बनता है तो? देखिए, कोई टक्कर नहीं होगी। श्री अखिलेश यादव जी सोचते हैं अगर सपा समाप्तवादी पार्टी बन रही है तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो जाए। ये दोनों एक दूसरे को, सपा को राहुल गांधी जी समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो दोनों अगर गठबंधन कर लेंगे तो भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। दोनों दलों के कैंडिडेटों की अधिकतम सीटों पे जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यूपी में उसका गठबंधन हो गया, क्योंकि इससे पहले बिहार और बंगाल में ये गठबंधन बिखर गया था।
देखिए, समाजवादी पार्टी ने कल उम्मीदवारों की एक तीसरी लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में पार्टी ने बदायूं सीट से उम्मीदवार बदल दिया। पहले अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन कल उनकी जगह शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया। अब ऐसे में सवाल यहां यह है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट क्यों बदला? जवाब इस रिपोर्ट में जारी है। सोमवार की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करने संभल पहुंचे थे। पीएम ने पूजा पाठ के साथ संभल की धरती से इस इलाके में चुनावी शंखनाद किया और पीएम के इस दौरे का सियासी असर ये हुआ कि अगले ही दिन यानी मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने संभल से सटे बदायूं लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। धर्मेंद्र यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आखिरकार कल अखिलेश यादव ने भाई धर्मेंद्र का टिकट काटकर चचा शिवपाल यादव को बदायूं से अपना उम्मीदवार बना दिया। शिवपाल यादव की इलाके में काफी पकड़ बताई जाती है और ऐसे में चचा शिवपाल के टिकट के जरिए न केवल बदायूं बल्कि आसपास के इलाके में समाजवादी पार्टी अपना दखल बढ़ाना चाहती है और सीटों को हथियाना चाहती है। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान से शिवपाल सिंह यादव खुश हैं और पार्टी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी ने जो निर्णय लिया है जी, उसका स्वागत। किस तरह से तैयारी रहेगी चुनाव को लेकर आपकी? पूरी तैयारी है, पूरे प्रदेश में तैयारी है। बदायूं सीट पर 1996 से 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट पर 6 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां समाजवादी पार्टी को हराया था। बीजेपी की संघमित्रा मौर्य बदायूं की सांसद हैं। बीजेपी संघमित्रा मौर्य को फिर से उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक पिक्चर में संघमित्रा मौर्य की दावेदारी मजबूत बन रही है। वैसे भी संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। जहां तक बदायूं के जातीय समीकरण का सवाल है, तो यहां सबसे ज्यादा 4 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 3.5 लाख से ज्यादा है। गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 2.5 लाख हैं। वैश्य और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी करीब 2.5 लाख है। दलित वोटरों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार उतारा था। बीजेपी की ये रणनीति सफल रही और यादव मुस्लिम समीकरण के खिलाफ बाकी ओबीसी और सवर्ण जातियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन के उम्मीदवार को हरा दिया, वो भी उस सियासी माहौल में जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग हैं। शिवपाल को चुनावी अखाड़े में उतारकर पार्टी की रणनीति यादव और मुस्लिम समाज को एक साथ रखकर गैर यादव पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की है, क्योंकि माना जाता है कि शिवपाल यादव की सियासी पकड़ यादवों के साथ ही गैर यादव पिछड़े वोटरों में भी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अपनी अपनी जीत के लिए हर दल रणनीति बनाने में जुटा है। जय श्री राम बन गया गठबंधन का काम। जी हाँ, खबर है कि दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तय होने वाला है और आज फाइनल राउंड की मीटिंग होनी है और बहुत हद तक मुमकिन है कि कल दिल्ली के लिए गठबंधन का ऐलान भी हो जाए। आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने जय श्री राम के नारों के साथ बीजेपी पर हमला बोला। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद भी जय श्री राम के नारे लगाए और पार्टी के विधायकों से भी लगवाया। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। ये अरविंद केजरीवाल की सियासत का अपना अंदाज है। बीजेपी की पिच पर जाकर न सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं बल्कि शब्दों के बाउंसर भी फेंकते हैं। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया। भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले 1 महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव
जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर हमला बोला। कोर्ट के फैसले से केजरीवाल के हौसले बुलंद है। एक और पंजाब में जहां पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, वहीं अब दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन फाइनल होने की ओर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस 3 सीट पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला हुआ नहीं है, अंतिम दौर की बातचीत बाकी है। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने को तैयार है, बशर्ते कांग्रेस को आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की सीट दे दे। और ये भी कहा जा रहा है कि कल तक गठबंधन की घोषणा भी हो सकती है। बिहार में लालू परिवार की राजनीति माई से बाप की ओर आ गई है। सुनकर अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन शब्द बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सत्ता से बेदखल होने के बाद अब बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और उसी का नाम रखा है बाप। यानी आज उसी का पूरा विश्लेषण समझिए आप इस रिपोर्ट में। जो है लालटेन जो है माई की पार्टी है। माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी कैसे है? पहले माई, फिर A to Z, अब बाप। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ये बदलती हुई पॉलिटिक्स का पावर प्लान कोड है। सरकार गंवाने के बाद बिहार की यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को बाप यानी बाप की पार्टी बताया है। इसका फुल फॉर्म है B मतलब बहुजन, A मतलब अगड़ा, A मतलब आधी आबादी यानी महिला और P मतलब पुअर यानी गरीब। इस प्लान के साथ तेजस्वी ने बिहार के 90% वोटरों को साधने की कोशिश की है। माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। B से बहुजन, A से आपका हो गया अगड़ा, दूसरा A से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और P से पुअर यानी BAAP ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला लें तो A to Z हो जाता है, कोई बचता नहीं है। तेजस्वी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर होते हुए तेजस्वी चंपारण में घूम रहे हैं। कल सारण की तरफ जाएंगे। फिलहाल यात्रा में आ रही भीड़ और तेजस्वी के बाप वाले नए समीकरण की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव की राजनीति परवान चढ़ रही थी, तब उन्होंने मुस्लिम यादव का एक समीकरण बनाया था, जिसे MY यानी माई समीकरण का नाम दिया गया। करीब 30% वाले इस वोट बैंक पर एक छत्र राज करते हुए लालू राबड़ी ने बिहार पर 15 सालों तक राज किया। बाद में यादवों का वोट भी टूटा और मुस्लिमों का भी। तब तेजस्वी ने भाप लिया कि सिर्फ मुस्लिम और यादव के भरोसे उनकी राजनीति आगे नहीं चल सकती, और उसके बाद जाकर 2020 में तेजस्वी यादव ने A to Z का नया नारा बुलंद किया। अब उस नारे को और साफ करते हुए तेजस्वी यादव बाप तक पहुंच गए हैं। अब इसको बीजेपी ने अपने तरीके से परिभाषित करते हुए आरजेडी और लालू परिवार को घेरा है। पार्टी है। इतने दिनों के बाद उनको समझ में आई कि हमारी पार्टी माई की पार्टी ने, माई बाद में राज की है, पहले बाप राज किया था। अगर बाप में बी से अगर बहुजन उनको समझ में आता है, तो तेजस्वी यादव जी को मैं स्पष्ट शब्दों में चुनौती देता हूं कि पहले अपना नेता किसी बहुजन समाज के लोगों को बनाकर दिखा दें। परिवार के बाहर उनकी पार्टी नहीं निकल रही है। परिभाषा बाप का दें, परिभाषा माई का दें। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है माता पिता भाई बहन की पार्टी, परिवार की पार्टी। असल में बिहार की सियासत की चर्चा जाति के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती, और बिहार जीतने के लिए जातियों का गणित जोड़ना हर दल के लिए मजबूरी ही नहीं, जरूरी भी है। बिहार में सवर्ण वोटरों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। पिछड़ी जातियों की बात करें तो कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों के बड़े वोट बैंक पर नीतीश की पकड़ मानी जाती है। बिहार में जो गैर यादव पिछड़ा वोटर्स हैं, उनमें से वैश्य पहले से ही बीजेपी के साथ हैं।
बिहार में कुशवाहा समाज को साधने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है और जातियों के इसी गणित के कारण तेजस्वी यादव नए सिरे से समीकरण बनाने पर मजबूर हुए हैं। वैसे तेजस्वी यादव जिस बाप समीकरण का जिक्र कर रहे हैं वो पीएम मोदी के उस नारे से काफी मिलता जुलता है जिसमें मोदी ये कह चुके हैं कि उनकी नजर में 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। तेजस्वी इन 4 में से 2 महिला और गरीब का जिक्र अपने स्लोगन में भी कर रहे हैं। और इधर बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार के सामने ही विपक्षी विधायकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। नीतीश कुमार और उनकी सरकार 2 मोर्चों पर सदन में घिरी हुई है और उसी में आज मुर्दाबाद से लेकर जिंदाबाद तक की नारेबाजी हुई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुबह जब नीतीश कुमार सदन में पहुंचे तो विपक्षी सदस्यों ने मुर्दाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। मुर्दाबाद हालांकि नीतीश ये कहते हुए अंदर चले गए कि मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले जिंदाबाद रहे। असल में बिहार में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वजह एक नहीं बल्कि दो है। पहली वजह तो यह है कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी बीजेपी के विधायक शैलेंद्र ने मंगलवार को आरजेडी के दलित विधायक रामवृक्ष सदा को अपमानित किया। विपक्ष इसके लिए माफी की मांग कर रहा। और दूसरी वजह है के पाठक। कल नीतीश कुमार ने सदन में स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने का ऐलान किया, लेकिन पाठक ने इसमें पेच फंसा दिया। सीएम के आदेश के बाद भी के पाठक ने अपना फैसला नहीं बदला है। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा जारी लेटर में आदेश दिया कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदेश निकाला कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच चेतना सत्र हाजिरी बनाने का काम होगा। बच्चे भी 9 बजे सुबह ही स्कूल आएंगे। 9:01 पर अगर एक भी टीचर अनुपस्थित यानी एब्सेंट मिले तो वेतन काटने का आदेश दिया है। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते हैं। नीतीश कुमार के लिए के पाठक चुनौती बन गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि नीतीश के पाठक के खिलाफ किसी की सुनना चाहते हैं। अब तो विपक्ष के साथ ही जेडीयू के नेताओं का भी के पाठक को लेकर सब्र जवाब देने लगा है। मेडिकल बोर्ड बैठा के इनकी जांच कराई समान है या नहीं। डॉक्टर अजय यूरोलॉजिस्ट है पटना के, IMA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी, वीडियो है उसके पास। हम लोग की सलाह है कि इस व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड बैठा के रांची भेजा जाए चाहे आगरा भेजा जाए। उधर दलित विधायक के अपमान के मुद्दे ने विपक्ष को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। शब्द को वापस लिया जाए, उनको माफी मांगा जाए। बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाया जा रहा है और दलितों के ऊपर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है उसको ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे और हर रोज इसका प्रतिकार करेंगे। फिलहाल विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगता तो यही है कि जब तक सदन का सत्र चलेगा तब तक यूं ही हंगामा जारी रहेगा। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। आज उनका मुंबई पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुंबई के 6 शहरी सीटों को जीतने के लिए जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और नारों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज और कल 2 दिनों के मुंबई दौरे पर हैं और अपने मुंबई दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं का उत्साह इस समय, जो मोदी जी ने हम लोगों को मंत्र दिया है, अब की बार 400 पार। विश्वास है 400 पार हो जाएगा? एकदम विश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी है। जितने भी कार्यकर्ता है बहुत खुश है और इसी तरीके से ये जोश बरकरार रहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तक। नरेंद्र मोदी जी और हमारा साथीदारों के साथ 425 425 सीट आएगी। हाथ हिलाते हुए जेपी नड्डा ने समर्थकों का अभिवादन किया और फिर मुंबई के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए पार्टी दफ्तर रवाना हो गए। और फिर दादर के पार्टी दफ्तर पहुंचने पर इस अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जेपी नड्डा का स्वागत। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा ने चुनाव समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग की और मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति बनाई। मुंबई शहरी इलाके में मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई नॉर्थ लोकसभा की सीटें। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, तब सभी सीटें एनडीए ने जीती थी। अब शिवसेना में बंटवारा हो चुका है और उद्धव ठाकरे एनडीए से अलग है। ऐसे में बीजेपी मुंबई की सभी सीटों को जीतने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रही है। खबर यह भी है कि मुंबई की राजनीति पर प्रभाव रखने वाले राज ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं।